ओके जी, गुड इवनिंग। तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। मैं ऑडिबल हूँ? कोई बताओ एक बार। दिख रहा है पेपर तुम तो 2009 का? अरे हाँ ना बोलो भाई, तुम लोग कहाँ सो जाते हो। यस सर। सुनाई दे रहा है ना? पेपर यस दिखाई सर दे रहा दिखाई दे रहा है पेपर ये? है। यस सर, यस सर। ओके चलो ठीक है। तो 2010 में कुछ डाउट पूछना है किसी को? 10, 11, 12, 13, 14 किसी पेपर में से? ऐसे डाउट क्लासेस है अभी हमने, है ना, मैंने आज भी डाउट क्लास लिया है। 2000 ना, मतलब 5 to 7, कल भी 5 to 7 हुआ था। कल देखता हूँ क्लास का, क्योंकि कल मुझे रिटर्न जाना है। तो अभी मैं 2009 के एक बार जस्ट डिस्कशन कर देता हूँ पेपर का, मतलब आइडिया बता देता हूँ कौन से क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। फिर से वही बता रहा हूँ कि क्योंकि आप लोगों ने ज़्यादातर लोग सॉल्व कर रखा है ऑलरेडी, लेकिन फिर भी जिन लोगों ने नहीं किया वो करो, जिन लोगों ने कुछ टाइम किया एक दो बार और सॉल्व कर लो पूरे पी वाई क्यू एंड मॉक टेस्ट रिपीटेडली सॉल्व करो, सीखो कॉन्सेप्ट से, है ना। ये है। चलिए तो हम इसको डिस्कस करते हैं एक बारी। कल भी डाउट क्लास होगी, हो सकती है कल, नहीं तो परसों होगी। परसों से मैं कल पहुँच जाऊँगा खड़गपुर से। तो ठीक है, देखिए तो यहाँ पे क्या बोल रहा है। For detecting a disease, a test gives correct diagnosis with probability 0.99। डायग्नोसिस है ना, करेक्ट डायग्नोसिस मतलब करेक्ट बताता है डिजीज को डिटेक्ट करने में 99% चांस है। इट इज नोन दैट 1% ऑफ पॉपुलेशन सफर्स फ्रॉम द डिजीज। तो 1% पॉपुलेशन है जो डिजीज से सफर कर रही है, ठीक। और फिर कह रहा है इफ अ रैंडमली सेलेक्टेड इंडिविजुअल फ्रॉम दिस पॉपुलेशन टेस्ट पॉजिटिव। गिवन है कि एक इंडिविजुअल रैंडमली सेलेक्ट किया और उसको पॉजिटिव आया टेस्ट। तो टेस्ट पॉजिटिव का क्या मतलब, उसको डिजीज है, ये मतलब है। ओके, देन प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड इंडिविजुअल एक्चुअली हैज अ डिजीज। तो देखो दो ऑप्शन है, E1 इवेंट लो द, है ना, पर्सन हैज डिजीज, E2 पर्सन डू नॉट हैव डिजीज, दो जो ऑप्शन है। तो 1% चांस है कि पॉपुलेशन में डिजीज होने का चांस 1% है, और डिजीज ना होने के चांस 99% है। E1 E2 ऐसे मिल गया। ए गिवन E1 अगर डिजीज है तो डिटेक्ट कर पाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी है 99%। ये चीज़ है। अगर डिजीज नहीं है तो डिटेक्ट करने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 1% होगा। क्या होगा, कुछ तो दिया नहीं था ना कि फॉर डिटेक्टिंग डिजीज द टेस्ट गिव्स ये करेक्ट। लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही है। समझ नहीं आ रही है? क्यों, इसमें क्या है? देखो हाँ, अगर मैं इसको लिख के ट्राई बताऊं, किया था, हुआ नहीं। चलो करके देखते हैं। कह रहा है द सेलेक्टेड इंडिविजुअल हैज डिजीज। चलो अभी आंसर देखना क्या है ऑफिशियल आंसर की में, या सॉल्यूशन वाली बुक में देख लो क्या आंसर दे रखा है, मैं सॉल्व करता हूँ अपने हिसाब से। तो उसने कहा है कि बता रखा है कि सिलेक्टेड इंडिविजुअल फ्रॉम पॉपुलेशन टेस्ट पॉजिटिव। तो गिवन है कि जो टेस्ट है वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इवेंट ए है कि टेस्ट इज पॉजिटिव। तो टेस्ट कह रहा है पॉजिटिव मतलब डिजीज है। E1 है कि पर्सन पे या तो डिजीज होगा उसके पास या नहीं होगा, पर्सन हैज डिजीज। और E2 है कि पर्सन डू नॉट हैव डिजीज, पर्सन डू नॉट हैव डिजीज, ठीक है ना। एक मिनट, तो यहाँ पे जो है, सो पर्सन हैव डिजीज और पर्सन डू नॉट हैव डिजीज। सो आपके पास पर्सन हैज डिजीज या पर्सन डू नॉट हैव डिजीज, नहीं है ना, इस तरह से। तो आपको पूछा क्या है क्वेश्चन, ध्यान से देखो। पूछ रहा है आपसे इस क्वेश्चन में कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड इंडिविजुअल हैज डिजीज, डिजीज होने की क्या प्रोबेबिलिटी है अगर आपको गिवन है कि टेस्ट पॉजिटिव कह रहा है। तो E1 की प्रोबेबिलिटी गिवन ए, तो यहाँ बेस थ्योरम लगा दो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 ए गिवन E1। और ये नहीं सॉल्यूशन देख लिए लगा सही किया होगा, तुम्हें समझ आना चाहिए प्रॉपर लॉजिक कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ है। इस तरह से है यहाँ पे। तो आपको क्या क्या ज़रूरत है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, तो 1% पॉपुलेशन को डिजीज है ये बता रखा है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 मतलब
99% को नहीं है। तो ये तो दो चीज़ पता चल गई। अब मुझे चाहिए ए गिवन ई वन, ए गिवन ई टू, है ना। तो मुझे चाहिए ए गिवन ई वन, ए गिवन ई टू। ए गिवन ई वन का क्या मतलब है? ए गिवन ई वन इसका मतलब है कि अगर डिजीज है उस पर्सन को, तो क्या प्रोबेबिलिटी है टेस्ट कहेगा कि डिजीज है। देखो क्वेश्चन पढ़ के बताओ क्या बोल रही है। फॉर डिटेक्टिंग अ डिजीज, टेस्ट गिव्स करेक्ट डायग्नोसिस विथ प्रोबेबिलिटी 99%। तो करेक्ट डायग्नोसिस बताएगा कि उसको है, और सही में बताएगा है, उसकी प्रोबेबिलिटी 99%। यही तो है यहाँ पे जो मैं पूछ रहा हूँ कि डिजीज उसको है और टेस्ट भी कह रहा है डिजीज है, तो ये 99% है। और प्रोबेबिलिटी ए गिवन ई टू की पर्सन को डिजीज नहीं है, ई वन टू, बाई 100 हो है गई। ना। हाँ, पर्सन को डिजीज नहीं है लेकिन टेस्ट कह रहा है डिजीज है, तो गलत, इनकरेक्ट डायग्नोसिस कर रहा है 1%। तो सारा डाटा तो मिल ही गया तुम्हें कि ई वन की प्रोबेबिलिटी थी 1% और ई टू था 99%। अब ये है, अब आपको पूछा है बेस थ्योरम लगाना, ये फॉर्मूला है, पुट कर लो डेटा। तो ई वन गिवन ए चाहिए था मुझे, ई वन गिवन ए चाहिए था, ये बेस थ्योरम है, तो बेस थ्योरम लगा लो यहाँ पे। तो ई वन की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ई वन की प्रोबेबिलिटी है 1/100 इंटू ए गिवन ई वन क्या है? तो ए गिवन ई वन वहाँ लिखा हुआ है 99%। फिर यहाँ से 1/100 99%। फिर यहाँ से आ जाएगा नेक्स्ट इज ई टू, ई टू की प्रोबेबिलिटी है 99/100 और ए गिवन ई टू 1/100। सिंप्लीफाई कर लीजिए, 100 100 100 ये सब कट जाएगा तो बचा 99 और नीचे 99 प्लस 99 कितना, 2 टाइम 99 हो गया ना ये तो 1/2 आ गया। चेक करो आंसर 1/2 नहीं है क्या? सर यही आंसर है 1/2। सी ठीक तो है, क्या दिक्कत है, बेस थ्योरम लगाए हमने। ओके चलिए, ये बोल रहा है एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल विथ मीन म्यू वेरिएंस 9, देन द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ एम सच दैट दिस इज दिस। तो प्रोबेबिलिटी एक्स माइनस म्यू लेस देन एम मोर देन इक्वल टू 99%। एक्स क्या है? कोई भी रैंडम वेरिएबल है। सीबीसी लगा देंगे सर। हाँ, चेबिशेव्स लगाओ यहाँ पे, तो उससे उसके इसके इक्वल कर देंगे, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगी, सिग्मा स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, ये होता है ना। यस सर। तो ग्रेटर देन यहाँ फेमस से का। हम लोग ये जानते हैं कि मॉड एक्स माइनस म्यू मोर देन इक्वल टू एम लेस देन इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, और ये बता रखा है 0.99, ये क्वेश्चन दे रखा है मुझे। तो ये कहीं ना कहीं जेबीसेफ पे फिट करना है आपको। तो सिग्मा स्क्वायर तो 9 था, तो 9/m² इज 0.99। सो एम स्क्वायर बराबर 9/0.99, तो मतलब ये हो गया 900/99, तो 100/11, ये आंसर आना चाहिए, देख लो। सो एम स्क्वायर इज 100/11, ये होना चाहिए ना, देख लो। सर इसमें नहीं, हाँ, ये नहीं। एम की वैल्यू इसमें सर 30 के समथिंग आएगी, मैंने किया था ये, कुछ गलती हो रही है इसमें। चेक कर लेते हैं, रुक जाओ, कुछ गलती क्या हो रही है। सर वेरिएंस ऑलरेडी 9 दे रखा है। हाँ हाँ, अच्छा यहाँ लेस देन है ना, एक मिनट, इनक्वालिटी अलग है, Yes, sir. ये इनक्वालिटी अलग है, मैंने अलग लिखा है, देख लो। अभी यहाँ पे एक्स माइनस म्यू लेस देन एम है एक्चुअली, ठीक से देखो, तो मैंने यहाँ मोर देन लिखा है ना, तो यहाँ लेस देन है एक्चुअली। वन तो माइनस हो जाएगा सर। हाँ, तो यहाँ पे ये मैंने किया, तो उसको वैसा करना है मुझे। हमारे पास क्या है वो मैंने लिखे हैं अलग, है ना। तो यहाँ पे जो है इसका लेस देन एम है, तो ये लेस देन एम, तो ये हो जाता है मोर देन इक्वल टू 1 माइनस सिग्मा स्क्वायर बाई एम स्क्वायर ना, ये चीज़ है। और ये बोल रखा है क्वेश्चन में 0.99 रख के देखो, अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। सो 1 माइनस 9/m² इज इक्वल टू 0.99, कितना आता है यहाँ से, तुम उसको उधर भेज दो, 0.01 बराबर 9/m²। तो यहाँ से m² बराबर 9 ये तो कुछ और आ गया, देख लो। सर हाँ 900 आएगा ये। हाँ, तो यहाँ से 0.01 आ गया, मतलब 900। तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √900, 30 मतलब 30। 30 आ गई, हो गया, है ना। तो ये डायरेक्टली फिट कर दिया हमने चेबीशेव्स इनइक्वालिटी। ये एक फॉर्म था और ये दूसरा फॉर्म है। तो यहाँ अगर ऐसा लिखा होता तो ये दूसरा फॉर्म है, फॉर्म सही लिखा है लेकिन मैंने ये डेटा जरूरत नहीं है इसकी, तो ये इस फॉर्म में यूज़ करना है कि लेस देन है तो मोर देन ये होगा
और यहाँ ये वाला यूज़ नहीं होगा क्योंकि हमें ये नहीं दिया है क्वेश्चन में, है ना। तो ये भी ठीक है, दोनों फॉर्म चेबी शेप्स के दोनों फॉर्म करेक्ट हैं, तो आप इसको यूज़ कर लीजिए तो हो जाएगा। ठीक है चलिए, तो मतलब सॉल्व कर लेंगे ना सब लोग, सो इजीली कर लेंगे, आप ट्राई करके देखिए। ये सीडीएफ आपको दे रखा है, बोल रहा है ईएक्स बताओ, तो ईएक्स आप गलती मत करना कि डिफरेंशिएट कर दो आप और फिर आप इंटीग्रेशन एक्स एफ एक्स कर रहे हो, गलत आंसर आएगा उससे, क्योंकि ये मिक्स रैंडम वेरिएबल है। तो मिक्स रैंडम वेरिएबल में आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज़ करो, है ना। यहाँ पे जो है ई एक्स वो 0 से इन्फिनिटी 1 माइनस सी डी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये यूज़ करो तो ये आ जाएगा, इससे करो आ जाएगा, नॉन नेगेटिव रैंडम वेरिएबल ना। तो ये यूज़ करो, अब डायरेक्टली आ जाएगा। नहीं तो दूसरा तरीका है कि आप पीएमएफ भी लो और पीडीएफ भी लो, ठीक है। तो यहाँ ये लिखने का मतलब x बराबर 0 पे 1/3 है, इसका मतलब है तो आप लेस देन इक्वल टू 0 राइट कॉन्टिन्यूस कर देते ना। तो लेस देन इक्वल टू 0 कर देते यार, बस कुछ नहीं करना। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ उसको, तो तुम्हारे समझ के लिए तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो x लेस देन 0 पे 0, x एग्जैक्टली 0 है तो 1/3, मतलब सी डी एफ लेस देन इक्वल टू 1/3, मतलब 0 पे मास 1/3 का है। और यहाँ 0 इंक्लूड कर सकते हो तुम, तो 0 इंक्लूड करोगे तो क्या बनेगा? क्या सर? नहीं नहीं, सी डी एफ एट 0 इसने कर रखे हैं 1/3, और सी डी एफ, तो मैं क्या करूँ, इसको सॉल्व कैसे करूँ? इसके बीच में तो वो निकालेंगे ना, पी ऑफ जीरो एफ ऑफ जीरो माइनस के एफ ऑफ जीरो माइनस, तो उससे पी एम एफ निकलेगा। तो यहाँ से सर आएगा ग्राफ से एक्चुअली, देख सकते हैं। ग्राफ से भी देख सकते हैं या ऐसे एक में दो तरीके से मैं करके दिखा देता हूँ। 1 माइनस एक्स प्लस 1 बाई क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 3 ना, डी एक्स। ये इंटीग्रेशन आता है आप लोगों को, करके बताइए क्या आएगा ये। अच्छा ध्यान रखो, यहाँ 0 से इन्फिनिटी नहीं होगा, ये वैल्यू सी डी एफ की कब है? जब x का है 0 से 1 में है, x 0 से 1 में है तो ये रहेगा, प्लस जब x 1 से इन्फिनिटी है ना, जब x 1 से इन्फिनिटी है तो 1 माइनस 1 डी एक्स हो जाएगा, सी डी एफ 1 है ना, ये तो 0 हो जाएगी, खत्म। तो इसका इंटीग्रेशन बताओ कितना आया? ये 0 से 1 में इसको इंटीग्रेट करो, क्यों 1 में कर रहा हूँ, क्योंकि ये 0 से 1 में ये सी डी एफ है। एक्स माइनस के एक्स स्क्वायर बाई एक्स प्लस के एक्स बाई 3 ऐसे। ये कितना आएगा ये बताओ तो, 7/6। कितना आ रहा है? 2/3 माइनस 1/6, मतलब 3/6 आएगा। चेक कर लीजिए कैलकुलेशन एक बारी। 1 माइनस 1/3 2/3 होगा ना, हाँ 2/3 का इंटीग्रेशन माइनस x/3 का x4/2। यू चेक इंटीग्रेशन तो और बताओ। 1/2 आ रहा है कि नहीं? ओके, फिर से इंटरनेट इशू हो गया क्या? तो एक मिनट, अच्छा ये इंटरनेट, मुझे लग रहा है इंटरनेट का इशू है, मैं थोड़ा रिचार्ज कर देता हूँ, एक मिनट, ये डेटा शायद खत्म हो गया। हो जाएगा ना, देख लो। तो यहाँ से क्या आया, ई एक्स 1/2 आया। अब आप चेक करो, इसका आंसर 1/2 ही होगा। दूसरा मेथड है, आप पीएमएफ और पीडीएफ दोनों डिसाइड कर दो, फिर उससे वो कर लो आप, तो हो जाएगा। 1/3 आ रहा है, हाँ x। तो लेकिन वो डिस्क्रीट फॉर्म में क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं है, देखिए आप वही करो अपने तरीके से, आप सॉल्व कीजिए और देखिए आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक मिनट वेट करो, मैं रिचार्ज करता हूँ, डेटा शायद मेरा ना फ़ोन का भी ख़त्म हो गया है, ये एक्स्ट्रा जो पैड पैक होता है ना, क्या बोलता हूँ, डेटा एड ऑन जो होता है, ये भी इसका ख़त्म हो रहा है।
अभी मैं ऑडिबल हूँ आप लोगों को क्या? शायद आवाज़ कट के आ रही होगी। यस सर। हाँ, 1 मिनट। एक मिनट। क्या प्रॉब्लम? अभी आवाज़ आ रहा है? कंटिन्यू करूँ ऐसे ही? अभी क्लियर है कि नहीं? यस सर, आप क्लियर है। क्लियर है? यस सर। चलो ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं थोड़ी देर। तो इसको समहाउ मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बारी। तो ये सॉल्यूशन में किसी को डाउट है? हाँ जी सयानी बताइए, आपको डाउट था। ये 1/2 आएगा इससे, ये तो 0 हो गया, तो आपका इसका आंसर 1/2। सर एक्सपेक्टेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है? सर वो सर इसको सर मतलब ये सीडीएफ को क्या पीडीएफ में डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर पाएंगे सर? मतलब ये मेथड आपको पता है? ये फॉर्मूला पता है कि नहीं आपको? हाँ ये है। हाँ ठीक है, आप जो कह रहे हो वैसे करके दिखाते हैं, मैं तभी आंसर वही आएगा। मेन मैं चाहता हूँ आप लोग सीखो, रट्टा नहीं मारो। उससे भी होगा, लेकिन आप अगर ये सोचोगे डिफरेंशिएट कर देते हैं और वो हो जाएगा, तो उससे गलत हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से। दिस सीडीएफ इज लाइक, सो ये है 0 व्हेन एक्स लेस देन 0। आप अगर सिर्फ इतना लिखते हैं ना तो भी कोई दिक्कत नहीं। मोर देन इक्वल 0, लेस देन 1, एंड 1 व्हेन एक्स इज मोर देन इक्वल टू 1। यही तो है ये। डोंट बी कंफ्यूज कि यहाँ सर इक्वल टू 0 अलग से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। इस इक्वल टू 0 को मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया डोमेन में। अब यहाँ x को 0 रखो तभी 1/3 ही तो आएगा ना, तो इन दोनों को मिला के एक जैसा मैंने लिख दिया, मतलब x बराबर 0, यहाँ इक्वलिटी लगा दिया मैंने, और ये इसी में इंक्लूड हो गया ऑलरेडी। क्यों इंक्लूड हो गया? क्योंकि आप देखो, अब x को जब यहाँ 0 रखोगे तो क्या बनेगा? 1/3 तो बनेगा। तो अभी मैंने एक तरीके से ex निकाला है, वो आपने देखा यहाँ पे। तो मैंने क्या किया, इस x प्लस 1/3 को सब्ट्रैक्ट करके इंटीग्रेट किया। दूसरे तरीके से बताता हूँ। तो अब यहाँ देखो कहाँ कहाँ ये पॉइंट सब, ये मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है,
ये जो रैंडम वेरिएबल, दिस इज नाइदर डिस्क्रीट नॉर कॉन्टिन्यूअस, दिस इज मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल। एक मिनट, मुझे लग रहा है शायद, सो दिस इज अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, है ना। तो मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल है, इसका मतलब ये हुआ कि सो इन द अदर वे यू कैन डू व्हाट, आप पीएमएफ देख लो इसका। तो x बराबर 0 पे मास 1/3 है, जो कि वहां लिखा हुआ भी है, ठीक है ना। 0 पे कितने का जंप है, 1/3 का जंप है, ये देखना आता ना आप लोगों को। 1 पे कितने का जंप है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट 1, इसको देख के बताओ, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट 1। ऑडिबल हो कि नहीं? अच्छा, एक मिनट, थोड़ा ना इंटरनेट का शायद इशू हो रहा है, इस चक्कर में वो हो रहा है, तो मैं दोबारा वो करता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। ओके, बताओ बाकी लोग, अभी ऑडिबल हूँ, विजिबल है? यस सर। ओके फाइन। देखिए, तो मैं इस क्वेश्चन का सेकेंड मेथड बता रहा था, थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड मेथड आपको बता रहा था। दिस वाज द वन वे, दिस वाज द वन वे टू फाइंड ई एक्स, एक तरीका ये था। दूसरा तरीका बता रहा, देखिए एक्स बराबर, मैं पूछ रहा हूँ इस सीडीएफ देख के मुझे बताइए कि एक्स बराबर 1 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 फ्रॉम दिस सीडीएफ। 1 पे कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? x माइनस 2/3। अरे नहीं मैडम, प्रोबेबिलिटी नंबर आएगा, आपको कॉन्सेप्ट ठीक करना सर पड़ेगा। 1/3 होगी। 1/3 है ना, 1/3 आएगी। अब ये 1/3 सब हाँ। ये सब ठीक कीजिए कॉन्सेप्ट, क्योंकि ऐसे कैसे इतना बड़ा मिस्टेक करेंगे आपने छोटे सा, ठीक है ना। तो जस्ट हमें पता है कि हाउ टू फाइंड जंप, देखते हैं। तो 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट और 1 की राइट हैंड लिमिट, उसका वैल्यू डिफरेंस ले लेंगे। अब आप चाहो तो इसको डिफरेंशिएशन कर लो, अब कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैंने देख लिया 0 1 पे सपोर्ट में क्या है, तो ये पीएमएफ पार्ट आ गया, ठीक है। अब मैं डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो डिफरेंशिएट करने का डेरिवेटिव 0, इसका डेरिवेटिव 1/3, तो यहाँ से आएगा 1/3 जब x 0 और 1 के बीच है, एंड 0 अदरवाइज। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, सिंस x इज अ मिक्स्ड रैंडम वेरिएबल, तो इट हैज़ पीएमएफ पार्ट एज वेल एज पीडीएफ पार्ट। अब मीन निकालते हैं हम, देखिए ध्यान से। तो अब आपको मैं मीन निकाल के दिखाता हूँ दूसरे तरीके से। एक तरीका तो वो आपने देखा अभी, सेकेंड वे। सो मीन इज, सर इधर पे जो, एक्सक्यूज मी सर इधर पे जो आप स्मॉल एफ में लिखे वो सीडीएफ है। नहीं 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 नहीं, हाँ ये सर सीडीएफ है, आपने, ये सीडीएफ है, ये नहीं नहीं सर पीडीएफ है, अभी जो आपने निकाला। हाँ वो पीडीएफ है, और ये अच्छा पीएमएफ है। अच्छा सर, मतलब मिक्स में तो हमारा पीडीएफ पीएमएफ दोनों होता है। यस यस यस, पार्शियल पीएमएफ पार्शियल पीडीएफ। ओके सर, ओके क्योंकि इसमें सम 1 नहीं ओके। आएगा, और इसको आप इंटीग्रेट करेंगे 0 से 1 में, तो यू विल नॉट गेट इक्वल टू 1, है ना। तो 2/3 मास इधर है और 1/3 डेंसिटी यहाँ आएगी 0 1 पे, तो टोटल यू विल गेट 1। So that's why. So ओके सर। mixed has both PDF part and PMF part both. Okay. So EX कैसे निकालेंगे? No problems. We'll do in the similar way. कैसे करते हैं continuous वाले में कि x time fx, ये fx है आपका, dx integration 0 से 1 plus. So this is the expectation due to continuous part. And now due to the discrete part, so we will have 0 into 1/3 प्लस 1 इंटू 1/3। अब आप सॉल्व करके देखो, तब भी 1/2 ही आएगा आंसर, आप चेक करो।
आना चाहिए, मतलब अगर वहाँ कैलकुलेशन गलत नहीं हुआ होगा तो चेक कीजिए आप लोग अब। इज इट? चेक करो 1/2 सर समझ आ गई सर। 1/2 ही आएगा ना? हाँ सर वही आ रहा है। हाँ, दिस इज हाँ ड्यू सर। टू पीएमएफ पार्ट एंड दिस इज ड्यू टू पीडीएफ पार्ट। बच्चा गलती क्या करता है, बच्चा इस चीज को इग्नोर कर देता है, इसको बच्चा इग्नोर कर देता है, क्योंकि बच्चे को पढ़ाया गया है कॉलेज में सीडीएफ का डेरिवेटिव पीडीएफ होता है, लेकिन वो हमेशा नहीं होता है, सिर्फ कॉन्टिन्यूअस में होता है ऐसा। ओके, और दूसरा मेथड ये था, तब भी 1/2 आया। फाइन, चलिए अगले क्वेश्चन में तो कर लेंगे, सॉल्व कीजिए, डाउट नेक्स्ट क्लास पूछिए। यहाँ पे क्या है कि आपके पास u1 u2 इंडिपेंडेंट यूनिफॉर्म 0 1 है, तो आप क्या कीजिए, एक काम कीजिए, -2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उससे क्या फ़ायदा होगा, तो -2 log u1 ये chi² 2 हो जाएगा। नहीं, आपकी मर्जी है, बहुत सारे और भी अप्रोच हैं, यहाँ भी chi² 2 हो जाएगा, यहाँ भी chi² 2 हो जाएगा। वाई? बिकॉज u2 हैज़ यूनिफॉर्म 0 1, तो 1 - u2 विल ऑल्सो हैव यूनिफॉर्म 0 1 डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसमें भी यूनिफॉर्म 0 1 ही होगा। तो जस्ट ये chi² 2 chi² 2 chi² 4 बन जाएगा। बट ध्यान रखना है कि ये x/x+y फॉर्म का बनेगा। जो फोर्थ क्वेश्चन है, दिस विल बी ऑफ द फॉर्म x/x+y। सो दिस इज chi² 2 फाइन, chi² 2 फाइन एंड chi² 2 फाइन। सो x/x+2, x का डिस्ट्रीब्यूशन है chi² 2 विच इज गामा, क्या लिखा था हमने, 1, 1/2। y has distribution chi² 2 and that is gamma 1, 1/2। तो बताओ जी, इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा रेशियो का? सर बीटा फर्स्ट काइंड आ जाएगा, बीटा होगा सर। जी, बीटा फर्स्ट काइंड 1, 1 आ जाएगा। हाँ हाँ। अल्फा 1 अल्फा 2। अब बीटा फर्स्ट काइंड क्या पूछा, वेरिएंस पूछा है, तो अब तो बता देंगे आप लोग कि बीटा फर्स्ट काइंड में तो 1/12 होगा सर। जी जी, तो यहाँ से आ जाएगा आपका जो y है। अच्छा, यहाँ तो मैंने नोटेशन है ना, आप टेंशन मत लेना, नोटेशन में कुछ गलत लिख दिया हूँ, मतलब y वहाँ पे है, तो आप टेंशन मत लो कि नोटेशन में कंफ्यूज नहीं होना है, ये बोल रहा हूँ मैं कि x1 इसको x2, क्योंकि क्वेश्चन में इसको y लिखा हुआ है इसलिए ऐसा कह रहा हूँ। तो अभी ये आ जाएगा बीटा 1, बीटा 1 यूनिफॉर्म 0 1 होता है ना? बीटा फर्स्ट काइंड 1 1 जी, यूनिफॉर्म 0 1 का वेरिएंस कितना होगा, 1/12 जी, तो 1/12 आ जाए, हाँ तो 1/12, यस, बीटा 1 1 फर्स्ट काइंड में जो हो जाए यूनिफॉर्म 0 1 हो जाता है, जो कि 1/12 आंसर है इसका। तो ऐसे देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन मैंने क्या किया, सी केयरफुली, मैंने -2 से न्यूमरेटर -2 से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये chi² 2 बन गया, chi² 2 chi² 2 chi² 2 इज गामा 1, 1/2, तो ये गामा बन गया x/x+y या x1/x1+x2 बन गया, एंड देन वी जस्ट अप्लाइड दिस थ्योरम। तो वैसे ट्रांसफॉर्मेशन से इजी हो गया ये क्वेश्चन, तो इस तरह का बन गया। बट यू याद रखो chi² 2 कैसे बना, बिकॉज आई मल्टीप्लाइड इट, दिस x1 आई टूक इज -2 टाइम u1, ये लिया मैंने, और x2 व्हाट आई टूक -2 log 1 - u2। इवन log u2 लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में 1 - u2 है, इसलिए वैसा कर रहा हूँ, ठीक है। ओके, सो आपके पास यहाँ से ये आ गया। अब x बाइनोमियल 30,1/2 है, तो बताओ क्या होगा, तो ये इजी है, आप सपोर्ट लिख लो और सपोर्ट के हिसाब से डिसाइड कर लो, दिस इज इजी, ठीक है ना। सो यू राइट द सर इसको पॉइसन में बदलने से और इजी हो जाएगा। नहीं नहीं, उतना लंबा चौड़ा क्यों करेंगे, ये कैलकुलेशन करना ही नहीं है इसमें। जो 5वां क्वेश्चन है, अब बुक, बैटरी लगा के हो सकता है ना। हाँ बुक वाले क्या कर रखे होंगे, इतना लंबा चौड़ा प्रूफ किए होंगे, आप मत कीजिए उससे। 15 16 17 और ये जाएगा 30 तक, यही है ना सपोर्ट इसका। बाइनोमियल 30,0.5 है, तो सपोर्ट इसका 0 से 30 तक है। तो ध्यान से देखिए, ये 0 और 30 का मास यहाँ सेम होगा, क्योंकि x का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल 30,1/2 है। तो आप चेक करेंगे कि प्रोबेबिलिटी x = r एंड प्रोबेबिलिटी x = 30 माइनस r - 1, ये सेम आएगा, चेक कीजिए। नहीं, मतलब 30 - r लिखूँ यहाँ पे, 30 - r आई थिंक ना, है ना, ठीक है, 30 एंड 30 - यस सर, 30 - r का होगा। जी जी, है ना, 0 30, फिर ये 1 और 29 का सेम मास आएगा, फिर 28 एंड 2 का सेम मास आएगा ना, सम 30 हो जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ 14 है, 14 16 का सेम मास आएगा,
13 17 का सेम मास आएगा, 15 इज अलोन, बट यू नो दैट प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 15 इज गोइंग टू बी मोर देन 0, स्ट्रिक्टली मोर देन 0, है ना। 15 पे कुछ तो मास होगा, और वो मास क्या होगा ये भी पता है हमें कि 30 से 15 हाफ की पावर 30, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी एट 15। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि जो प्रोबेबिलिटी इस इंटरवल में आएगी वही प्रोबेबिलिटी इस इंटरवल में आएगी, क्या ये हाफ के इक्वल हो सकती है किसी एक साइड वाली, या हाफ से ज्यादा हो सकती है? अब तो आपसे ज्यादा भी नहीं हो सकती इजी है डिसाइड करना ना। टोटल सम 1 है ना, टोटल सम इज 1 एंड दिस पार्ट हैज सेम मास एज दिस पार्ट, टोटल 1 है, तो आप देख लो, ऑप्शन देख के इजी दिख जाएगा आपको। ऑप्शन डी होगा, ठीक है ना। तो x लेस देन 15 इज लेस देन 0 पॉइंट, है ना, तो 15 से कम की प्रोबेबिलिटी जो हाफ से कम ही होगी, तो दिस पार्ट हैज प्रोबेबिलिटी लेस देन 0.5, दिस पार्ट हैज प्रोबेबिलिटी लेस देन 0.5 एंड दिस पार्ट इज समथिंग पॉजिटिव, so something positive but this cannot exceed 0.5, तो दिस इज द लॉजिक, डायरेक्टली आ जाएगा इससे, तो उतना कुछ करने का जरूरत नहीं है लॉजिकली, बाकी और भी तरीके हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सी आगे आपको जॉइंट पीडीएफ दे रखा है, तो पूछ रहा है आपसे कि तो y यूनिफॉर्म, देखो इसको ऐसा लिख सकते हो तुम, ये जॉइंट है ना, सो यू कैन डायरेक्टली राइट एफ वाई ऑफ वाई एफ ऑफ एक्स गिवन वाई एक्स गिवन वाई, सी केयरफुल्ली, तो ये आई थिंक 1 हो जाएगा क्योंकि y 0 से 1 में है, और एक आ जाएगा 1 बाई वाई ई की पावर माइनस एक्स बाई वाई, तो सी केयरफुल्ली, यहाँ पे x मोर देन 0 है और y 0 से 1 में है, तो यहाँ से ये पता चला कि दिस इज दिस एंड दिस इज दिस, मीन्स y इज यूनिफॉर्म 0 1 एंड x गिवन y इज क्या, एक्सपोनेंशियल y, एक्सपोनेंशियल विथ मीन y, तो रेट 1 बाई वाई, है ना, मीन y, हाँ, तो ये हो गया, बस अब कर दो काम, जो करना है यहाँ से आ जाएगा इजीली, है ना। आपको अब इफ़ यू नीड ई वाई तो यहाँ से मिल गया आपको, तो ई वाई डायरेक्टली यू गॉट 1/2, ई एक्स यू नीड तो यू डू व्हाट, ई ऑफ एक्स गिवन वाई, ओके, यू डू दिस वे, एक्स गिवन वाई इज एक्सपोनेंशियल 1 बाई, रेट इज 1 बाई वाई, द मीन इज वाई, सो दिस इज ई ऑफ वाई ओनली एंड ई दिस क्वांटिटी इज वाई जस्ट, है ना, मीन इज वाई एंड वाई मीन इज 1/2, so both are 1/2, ex and ey both are 1/2, check the option, so which option says both are 1/2, a option is correct, चेक कर लो, तो कितना आसानी से हो गया। सो हमने क्या किया, जो ज्वाइंट है दैट आई रोट एज अ पीडीएफ ऑफ y इंटू एक्स गिवन y, तो इससे मुझे इजीली दिख गया कि y यूनिफॉर्म 0 1 है, x गिवन y एक्सपोनेंशियल 1 बाई वाई है, रेट 1 बाई वाई है, मीन y है, तो हो गया ई एक्स दिस इज वन। अब जो लोग थॉरोली प्रैक्टिस किए पूरे साल उनको बहुत इजी लग रहा होगा, कितना आसान आसान क्वेश्चन है ना। नाउ x इज f डिस्ट्रीब्यूशन विथ mn डिग्री ऑफ फ्रीडम, तो बोल रहा है ई एक्स इंटू ई 1 बाई एक्स, अब देखो बताइए आपको 1 बाई एक्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाता है, एफ एम एन, अच्छा एफ एम एन है सर एन कॉमन, यस, एफ एन एम हो जाएगा, देन यू नो द फॉर्मूला ऑफ मीन, पुट हेयर एंड पुट हेयर, डायरेक्टली आ जाएगा पुट करके। यहाँ पे x आपका एक रैंडम वेरिएबल है जिसका पीएमएफ दे रखा है डिफरेंट पॉइंट पे, हम आपसे पूछ रहा है कि फॉर टेस्टिंग द नल हाइपोथेसिस जहाँ अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 1 होगा अगेंस्ट अल्फा 1 अल्फा 2 बोथ आर 0, ओके, सो सपोज दैट द क्रिटिकल रीजन सी, ये क्रिटिकल रीजन है, मतलब x की वैल्यू 2 और 3 होगी, यू विल रिजेक्ट एच नॉट, देन द क्रिटिकल रीजन हैज साइज एंड पावर, फॉर्मूला लगाओ एंड इफ यू फील लाइक कि, है ना, अगर वेरिएबल आ रहा है यू जस्ट मैक्सिमाइज दैट क्वांटिटी, तो अल्फा 1 अल्फा 2 की वैल्यू 0 से 1 के बीच आएगी आई थिंक, है ना, यहाँ बता रखा है कि पॉजिटिव है और सम लेस देन इक्वल टू 1 है, मतलब इंडिविजुअली दोनों 0 से 1 के बीच ही होगा, तो देन यू अप्लाई फॉर्मूला एंड देन मैक्सिमाइज। यहाँ बोल रहा है कि द ऑब्जर्व्ड वैल्यू ऑफ अ मीन ऑफ रैंडम वेरिएबल random sample from normal theta 1 is 2.3, see 2.3 is the observed value of mean of random sample, तो x bar की वैल्यू 2.3 है, यार से कि x bar is 2.3, this is the question, given information, if the parameter space and theta belongs to big theta and big theta here is 0 1 2 3 0 1 2 3, अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज एमएलई ऑफ थीटा, कोई बताओ, ये तो आंसर देख के बताने लायक है, व्हाट इज एमएलई ऑफ थीटा, ऑप्शन डी होगा सर, तो याद रखने की चीज ये है कि सिंस लाइक्लीहुड फंक्शन ये सिंगल रैंडम वेरिएबल है
So likelihood function is just PDF. But when you solve this, so you will see L dash theta को 0 put करोगे, you will feel like theta is x. But remember parameter space is this only. हालांकि x बार है, अच्छा यहाँ सिंगल रैंडम वेरिएबल है ना, नहीं मोर देन वन है तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इफ इवन इफ रैंडम सैंपल, नो प्रॉब्लम. सो देखो द थिंग इज x बार mle तब होगा जब x बार इसमें बिलोंग करेगा. सो दिस कैन नॉट बी mle. आई एम सेइंग दिस 2.3 cannot be mle. Why? Because mle has to belong the parameter space. Mle is the value of parameter that maximizes the likelihood function. 2.3 is not a part of parameter space, so it can never be mle 2.3. So one of these number will be mle, so depends on which one is the nearest, that will be the mle. Okay, so this is 2.3, but since theta barabar 2.3 is not part of this, so you have to choose the nearest one that will maximize. Okay, so 2 is the mle, 2.3 cannot be mle. यहाँ आपके पास सिंपल है, द सीरीज दे रखा है, हालांकि पावर सीरीज टाइप का है, कब कन्वर्ज करेगी कब डाइवर्ज करेगी. तो यू अप्लाई सम रूट टेस्ट, रेशियो टेस्ट से कर लो, आप से कर सकते हो, रूट टेस्ट भी लगा सकते हो, सिंपली उससे आ जाएगा. यहाँ कह रहा है कि एफ डिफरेंशिएबल फंक्शन है 0 1 पे, जाई 0 1 में इस तरह से है कि एफ एक्स लेस देन एफ जाई इक्वल टू F0. अच्छा, ये अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, मतलब ये कि एफ एक्स लेस देन एफ जाई है और एफ जाई F0 इक्वल है, जाई क्या है, एक्स के इक्वल नहीं है. अच्छा, और x 0 1 में कुछ भी हो सकता है जाई को छोड़ के. ओके, तो यहाँ से कहने का क्या मतलब है, एफ एक्स लेस देन एफ जाई, इसका मतलब है जाई इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, 0 इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, जाई एन 0 है सेम पॉइंट ऑफ, है ना, वैल्यू सेम है दोनों की. अच्छा, तो इस इंटरवल में जो है ना जाई पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, 0 1 के इंटरवल में जाई इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. ये कह रहा है एफ एक्स लेस देन एफ जाई है, तो जाई इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. तो तुम खुद ही दिमाग लगाओ क्या होगा इसमें, है ना, तुम खुद दिमाग लगा के देखो क्या होना चाहिए. कि क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि 0 1 का आपका इंटरवल है, 0 1, ठीक, तो जो वैल्यू 0 पे है वही वैल्यू, जाई कोई बीच की वैल्यू है, लेट्स से दिस इज अ जाई, एट दैट पॉइंट फंक्शन अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, एंड यहाँ इक्वल नहीं है बीच में, सी केयरफुली, एफ एक्स लेस देन एफ जाई, बट आई एम सेइंग एफ एक्स is less than f jai for all jai belongs to 0 to 1, ये लिखा हुआ है स्ट्रिक्टली. सो इवन कांस्टेंट फंक्शन नहीं ले सकते तुम. लेकिन एक और इन्फॉर्मेशन है कि एफ जाई एंड F0 टेक्स इक्वल वैल्यू, इसकी वैल्यू इक्वल है, ये बता रखा है कि 0 पे या जाई पे सेम वैल्यू है. तो सोचो, मान लो ये वैल्यू मैंने जाई पे लिया तो इक्वल 0 पे भी यहाँ है. अब सोचो फंक्शन कैसा चलेगा, तुम खुद दिमाग लगाओ. पॉइंट ऑफ मैक्सिमा जाई है, तो मैं अगर ये पूछूं कि जैसे फंक्शन 0 से आगे बढ़ेगी तो ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगी या नीचे की तरफ जाएगी, नीचे की तरफ. हाँ, बिकॉज दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, बिकॉज जाई इज पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो इस पे हाईएस्ट वैल्यू रहेगी, इसके ऊपर नहीं जा सकती वैल्यू, इसके नीचे आना पड़ेगा. तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है ना, रफली बता रहा हूं मैं, तो चेक करो कहना क्या चाह रहा है. एफ डैश जाई 0, तो जाई चूंकि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, तो ये थ्योरम होता है कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, सो दिस मस्ट बी अ क्रिटिकल पॉइंट. पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा मस्ट बी अ क्रिटिकल पॉइंट. सो दिस इज नेसेसरी दैट एफ डैश जाई मस्ट बी 0, 0 होना ही पड़ेगा एफ डैश जाई को, तो एफ डैश जाई को 0 होना पड़ेगा. अब दूसरी चीज़, 0 पे फंक्शन क्या होगा, ये पूछ रहा था मैं, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा 0 के आगे या इंक्रीजिंग होगा, क्या हो रहा है फंक्शन यहाँ पे 0 पे, एक्स डिक्रीजिंग हो रहा है. सो एफ डैश Decreasing होगा. एफ डैश 0 क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, लेस देन होगा, लेस हाँ होगा. लेस देन, क्योंकि जाई इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, सो इन द इंटरवल 0 1 देयर इज नो अदर पॉइंट विच कैन टेक वैल्यू मोर देन एफ जाई, सो दैट फंक्शन हैज टू टेक लेस वैल्यू देन दिस. तो पहली बात 0 पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा और एफ डैश जाई 0 होना पड़ेगा, बिकॉज जाई इज द क्रिटिकल पॉइंट. वाई, बिकॉज जाई इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा. तो ये देखो कौन सा ऑप्शन है, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कोई कैलकुलेशन नहीं है. एफ डैश 0 लेस देन 0 होगा और एफ डैश जाई 0 होगा.
एफ डैश आई 0 होगा एंड एफ डैश 0 होगा। कहाँ गया, कौन सा ऑप्शन है ये? हाँ, बी वाला ऑप्शन, लेस देन इक्वल टू 0 है ना। सो बी ऑप्शन है, इवन इफ यू टेक लेस देन इक्वल टू 0 नो प्रॉब्लम, स्ट्रिक्टली है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से एफ डैश आई लेस देन और इक्वल टू 0 और है ना, चलेगा, ये चल जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ। बोला एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, ये आसान क्वेश्चन है, आप क्लास 12th में आपने किया हुआ, ग्राफ बनाओ और एरिया निकालो। सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, चेक करो कब यूनिक सॉल्यूशन कब ये है। यहाँ पे आपके पास है एक मैट्रिक्स दे रखा है ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल पता है आपको, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई है, और इस तरह से है कि ए 1j इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है। 1j मतलब फर्स्ट रो के सारे एलिमेंट 1/√10 हैं। अच्छा ओके, ए बार एक नंबर है, पूरे मैट्रिक्स का एवरेज ले लिया इसने, ठीक है। तो ए आई इज ए माइनस ए बार का होल स्क्वायर, दिस इज समथिंग लाइक कि एक्स आई इज ए माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। तो पूरे एलिमेंट का ना वो निकाल रहा है एक्चुअली, सम काइंड ऑफ वेरिएंस, हाँ है ना। लेकिन वहाँ पे 1/n अगर यूनिफॉर्म होता, सर ये क्या 1x n मैट्रिक्स है क्या? जी नहीं नहीं, n क्रॉस n मैट्रिक्स ए है आपका। तो फिर a1j a2j क्या है होगा? ए टू जे नहीं बताया इसने ना, शायद मुझे लग रहा है कि ए आई जे देखना चाहिए इसको, है ना। ऑफ ऑर्डर n, मतलब n क्रॉस n तो नहीं लिखा ना। नहीं नहीं, ऑर्डर एन का मतलब यही है, n क्रॉस n। कहीं अगर ऑर्डर एन लिखा हो मतलब n क्रॉस n। ऑर्थोगोनल ना, ऑर्थोगोनल हैज टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ ये तो है। और यहाँ A1j लिखा है फर्स्ट रो। अच्छा, तो बाकी आपको डिसाइड करना पड़ेगा ना बाकी क्या है, क्यों? क्योंकि ये ऑर्थोगोनल है ना, तो यू हैव टू डिसाइड व्हाट विल बी द अदर एलिमेंट्स। ये आपको डिसाइड करना ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी से, ठीक है। इसको ट्राई करके आओ, अच्छा क्वेश्चन थोड़ा सा थ्योरेटिकल है बट ट्राई करके आओ। एन फिक्स कर सकते हो आप चाहो तो, n 2 3 लेके आप काम कर सकते हो, फिर देखो क्या होगा। सॉल्व करके आओ, एक और ऑब्जेक्टिव होगा यहाँ पे, ये सिलेबस में है नहीं, इसको छोड़ता हूँ अभी मैं, क्योंकि मुझे 8 बजे भी डिनर के लिए निकलना है, तो 8 बजे तक इसको मैं वो करूँगा। 16 बाकी जो डाउट, हाँ कोई कुछ पूछ रहा है क्या? यस सर, बोलो। बता दीजिए सर, इसको जो हुआ नहीं था, ये मैं ट्राई किया था। कौन सा वाला? 14? नहीं नहीं, मैं 16 की कह रहा हूँ सर। अच्छा 16 वाला, ओके। 16 में क्या है, u1 u2 un with the n urns such that the urn uk contains k white and k square black balls। अच्छा, तो मतलब जो uk urn है उसमें k white है, k square black है, फाइन। अच्छा, consider the random sample, sorry, consider random experiment of selecting an urn and drawing a ball out of it at random। तो पहले क्या किया, पहले तो एक आप urn select करोगे, तो you have n choices e1 e2 e3 en, then you will draw a ball out of that selected urn if the probability of selecting urn uk is proportional to k plus 1। मतलब proportional मतलब क्या हो गया, some constant time k plus 1, तो pmf की प्रॉपर्टी से वो कांस्टेंट आ जाएगी, फाइन। फिर पूछ रहा है क्या प्रोबेबिलिटी है कि बॉल इज ड्रॉन इज ब्लैक, ओके। तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो बॉल ड्रॉ हुआ ब्लैक है। दूसरी बात कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि अर्न un वाज सेलेक्टेड गिवन दैट बॉल ड्रॉन इज वाइट। तो पहले पार्ट में बेस थ्योरम, पहले पार्ट में टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगी, सेकेंड पार्ट में बेस थ्योरम लगेगा, है ना जी। चलिए करते हैं, तो क्या मुश्किल लगा तुम्हें इसमें? और जो ये जो प्रोपोर्शनलिटी वाला सर है, u के मैं इसको यूज प्रोपोर्शनल नहीं टू करता। k plus 1, उसको सर u के इक्वल टू c k plus 1 ले ली, पर उसके बाद मतलब वो आंसर नहीं आ रहा सर। ये जो प्रोपोर्शनलिटी क्वेश्चन है, ये यूज नहीं करना आ रहा सर। रुको भाई, पीएमएफ का सर जी करके वो जी जी, के आ जाएगा आ ना, जो जाएगा, यस यस। सो जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ uk इज प्रोपोर्शनल टू k प्लस 1 कहा है उसने, सो यू डू वन थिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ uk इज इक्वल टू लेट्स से सम कांस्टेंट, क्या लूँ कांस्टेंट में, सी ले लो सर, सी सी। चलो c टाइम k प्लस 1। अब मेरे भाई ये बताओ, आपको ये पता है समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ uk k फ्रॉम 1 to n ये किसके इक्वल होगा? 1 का होगा सर। तो यहाँ से c नहीं आ जाएगी, Yes, c sir. टाइम k प्लस 1 समेसन k फ्रॉम 1 to n, दिस इज इक्वल टू 1। तुम लोग दिमाग नहीं लगाते ना,
इसको सम करो अब। सर ये किया था सर, इसका आंसर मैच नहीं कर रहा, फिर भी नहीं मैच कर अरे रहा है। मैच करेगा, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कैसे मैच नहीं करेगा? अगर मैच नहीं करेगा तो वो गलत है जहाँ तुम देखे हो। मैच करेगा, हमें सीखना है ना, तुम्हें सीखना है क्यों नहीं कर रहा है, तो वही तो तुम्हें सीखना है कि भैया क्यों मैच नहीं कर रहा है ना? तो आपसे को कहाँ पे गलती हो रही है आपसे, या क्या क्वेश्चन में मिस्टेक है। तो ये आएगा n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू प्लस समेसन वन एन आ जाएगा इज वन। तो यहाँ से सी निकल गया जी, एलसीएम ले लो इसका, सी आ गया, रख दो यहाँ पे। तो अब हो तो गया, क्या ही है अब, क्या आंसर मैच नहीं कर रहा? तो यहाँ से निकालो, पहले सिंप्लीफाई करो इसको, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस टू एन एन अपॉन में टू टाइम्स सी बराबर वन। तो यहाँ से सी कुछ ऐसा आ गया, 2/, टू अपॉन है ना एन स्क्वायर प्लस थ्री एन आ गया ना, इस तरह से आ गया। yes तो ये आ गया सी की वैल्यू, तो सी yes की sir। वैल्यू तो पी एम एफ आ गई हमारे पास, टू टाइम के प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस थ्री एन। देखो एन फिक्स है, के तो सपोर्ट है, मतलब मेरा मतलब ये है कि के कैन टेक वैल्यू वन टू थ्री अप टू एन, ये मतलब है इस तरह से। सो u1 का निकालना है तो ये आ जाएगा, u2 का निकालना है वो आ जाएगा, ऐसे कर करके। अब देखो कोई जो हमारा अर्न यू के है उसमें बोला है क्वेश्चन ने कि देयर आर के वाइट एंड के स्क्वायर ब्लॉक, सॉरी ब्लैक, वाइट एंड के स्क्वायर आपका ब्लैक है, तो के इज वाइट एंड के स्क्वायर ब्लैक, टोटल के स्क्वायर प्लस के बॉल्स हैं। फाइन, यूके में मतलब U1 में होगा एक वाइट एक ब्लैक, U2 में होगा दो वाइट चार ब्लैक, ऐसे कर करके डिफरेंट, क्योंकि के यहाँ पे वन टू थ्री अप टू एन हो सकता है ना, इस तरह से। तो आपको क्या करना है, आपसे पहला इसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी, देखो मैं इवेंट बना रखा हूँ U1 U2 UK, समझना। तो पहला पूछा है कि क्या प्रोबेबिलिटी बॉल इज ब्लैक, तो मुझे ड्रॉन बॉल ब्लैक की प्रोबेबिलिटी निकालते, ए इवेंट ले लेता हूँ, ड्रॉन बॉल इज ब्लैक, है ना। अब मेरे पास पता है रैंडम वेरिएबल क्या है, जो मैं E1 E2 E3 लेता था ना, अब मेरे पास ये है U1 U2 UN, देयर आर n इवेंट्स, U1 मतलब पहला अर्न, U2 दूसरा अर्न। तो मेरे भाई यहाँ मुझे ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो हम जानते तो हैं टोटल प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी ऑफ UI इंटू ए गिवन UI, क्यों आंसर नहीं आएगा, आई बराबर वन टू एन, देखिए यहाँ पे अब समेसन आई बराबर वन टू एन UI का प्रोबेबिलिटी, या UK लिख लो, तुम्हें के में इंटरेस्ट है तो आई की जगह यूके हमने ऑलरेडी फाइंड कर रखा है, यहाँ से यूके की प्रोबेबिलिटी फाइनली ये आई है ना, टू टाइम के प्लस वन अपॉन एन स्क्वायर प्लस थ्री एन, तो टू टाइम के प्लस वन एन स्क्वायर प्लस थ्री एन, प्रोबेबिलिटी ए गिवन यूके। अब यूके अर्न में से मैं एक बॉल ड्रॉ कर रहा हूँ और वो ब्लैक होने की क्या प्रोबेबिलिटी, खुद ही बताओ यहाँ देख के कि ब्लैक आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। a square अपॉन k प्लस के स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर प्लस के। जी, अब क्या इसका समेसन आप निकाल पाएंगे, नहीं निकाल Yes, पाएंगे, sir। ऐसे कैसे आंसर नहीं आएगा, आप लोग ट्राई नहीं करते ठीक से, आप थोड़ा टाइम देंगे ना, ट्राई करेंगे तो आएगा आंसर। देखिए तो यहाँ से क्या हो गया, ये के प्लस वन इसको काट देगा के टाइम में, ये के इस के को काट देगा, और ये समेसन के पे है, तो समेसन आई लिखा था पहले, के कर दिया, तो यहाँ एन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एन यू कैन टेक आउट, तो टू अपॉन एन स्क्वायर प्लस थ्री एन यू कैन टेक आउट, जस्ट यू नीड टू टेक द समेसन ओवर के, एंड टर्म सिर्फ के बचा हुआ है इनसाइड, ये तो पता ही है आप लोगों को, यहाँ एन n प्लस हाँ, तो ये हो गया एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, टू टू भी कट गया, एन एन भी कट गया, एन भी कट गया, तो बचा आंसर एन प्लस वन बाई एन प्लस थ्री। ये पहले पार्ट का आंसर है, क्या दिक्कत है भाई बताओ। पार्ट ए का आंसर ये है कि ड्रॉन बॉल इज वाइट, कहाँ आंसर नहीं आ रहा, चेक करो उसमें आंसर क्या है, यही है सर। हो गया ना। तो बस तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, सॉल्यूशन देख के समझोगे अक्सर नहीं समझ आएगा, क्योंकि तुम ये वाइट ढूंढते रह जाओगे ना, तुम खुद सोचोगे तो दिख जाएगा तुम्हें क्या हो रहा है। तो मैंने टोटल प्रोबेबिलिटी यूज़ किया है पहले पार्ट में, दूसरे पार्ट में बेस थ्योरम यूज़ करूँगा, ठीक है। बेस थ्योरम में क्या है, अब मुझे चाहिए प्रोबेबिलिटी दैट, अच्छा तो मुझे दूसरा पार्ट कह रहा है कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट UN वाज सेलेक्टेड गिवन दैट बॉल वाज वाइट। तो मैं अभी इवेंट ए को अब चेंज कर देता हूँ, ए मतलब मेरा है बॉल ड्रॉन, दूसरे पार्ट के लिए बॉल ड्रॉन इज वाइट, मुझे ये चाहिए, कोई बात नहीं, मुझे चाहिए UN गिवन ए, तो मैं बेस थ्योरम लगाऊंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ UN इंटू ए गिवन UN अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जो मैं पहले, अच्छा
तो ये जो अभी निकाला मैंने ब्लैक के लिए निकाला था, वो कंफ्यूज नहीं होना फिर से। नोटेशन या तो आप बदल लो, अगर जब दिक्कत हो रहा हो नोटेशन में तो आप नोटेशन बदल लेना अपना। ये बी बोल देता हूँ उसको मैं, ये है मेरे पास। अब मुझे बी वैसे ही निकाल लूँगा जैसे मैंने अभी ए की प्रॉपर्टी निकाली है ना, सिमिलर तरीके से बी की प्रॉपर्टी नहीं निकाल लूँगा मैं, तो ये डिनोमिनेटर हो जाएगा मेरा। अब बाकी न्यूमिनेटर की टेंशन है, लिख लो। प्रॉपर्टी ऑफ यू एन निकाल ही रखा है, प्रॉपर्टी ऑफ यू के निकाल रखा है, तो के को यहाँ एन रख दो, तो 2 टाइम एन प्लस 1 अपॉन एन स्क्वायर प्लस 3n, 2 टाइम एन प्लस 1 एन स्क्वायर प्लस 3n, बी गिवन यू एन। तो बी गिवन यू एन का मतलब अगर यू एन तुमने सेलेक्ट किया अर्न, क्या प्रोबेबिलिटी है वाइट निकलेगी। तो देखो यहाँ पे वाइट निकलने, कहाँ गया हमारा बॉक्स, कहाँ गया बॉक्स, बनाया था मैंने ना, बनाया था कहीं पे। अच्छा वो ऊपर चला गया, 1 मिनट में, ये इसीलिए इससे ऊपर चला गया हुआ है। ये चला गया था ना, हाँ देखो। तो यू एन में कितने हैं, एन वाइट है एन स्क्वायर ब्लैक है, तो एक वाइट निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वाइट निकलने की एन अपॉन, सर अब जैसे ब्लैक पूछ रहा है ना, तो शायद आई थिंक हाँ क्या क्या, अगर यू एन अन सेलेक्ट किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है उसमें से वाइट निकलेगी। बी इवेंट मैंने वाइट के लिए लिया हुआ है, कितने वाइट है इसमें, एन वाइट होगा आउट ऑफ एन स्क्वायर प्लस एन अपॉन, अब पी वी निकालो, पी वी कैसे निकालोगे, जैसे पी ए निकाला मैंने उसी तरीके से निकाल पाओगे, हो जाएगा कि नहीं, ये आएगा। सर इसमें ब्लैक पूछ रहा हूँ। अरे मेरे भाई कहाँ खोए हो तुम लोग, सर ये कर लीजिए सर, उसे कंप्लीट करके दे दीजिए सर, उसका मतलब हुआ नहीं। अरे कहाँ ब्लैक पूछा, मैं सेकंड पार्ट कर रहा हूँ मेरे भाई, फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आया ना, सेकंड का ही मैं सर बोल रही हूँ। ओके ओके सर, यहाँ निकल ओके चुका है ना सर, ब्लैक का, ये तो ए का हो गया, ए का आपका कंप्लीट वॉइस नहीं आ रहा सर। बाकी लोग आवाज आ रही है कि नहीं, इंटरनेट अलग धोखा दे रहा है। ओके मैं ऑडिबल हूँ भाई, सयानी बताओ बाकी लोग, यस हाँ सर। सर। और स्क्रीन भी विजिबल होगा। देखो इस क्वेश्चन कंप्लीट कर देता हूँ अभी मैं, और बाकी फिर अगले क्लास में करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, 1 मिनट, आपका ये ठीक है ना, तो इसका मैं पहला पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका हूँ। देखो यहाँ पे पहला पार्ट का यही सॉल्यूशन है जो यहाँ दिख रहा है स्क्रीन पे, दिस इज सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट टोटल प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। और इस पे मैंने पीएमएफ निकाले थे जस्ट, तो यहाँ जस्ट मैं सी की वैल्यू निकाला था इस स्क्रीन पे, इस क्वेश्चन पे, मतलब इस पेज पे। अगले पेज में पार्ट 1 सॉल्व हो गया, इस पेज में पार्ट 2 कर रहा हूँ, देखो ध्यान से। तो बी मैंने लिया, ब्लैक बॉल ड्रॉन इज व्हाइट, तो यू एन गिवन बी चाहिए था, तो ये बेस थ्योरम लगा दिया। अब मुझे डिनोमिनेटर चाहिए, तो यू बी मैं अलग से निकाल देता हूँ, देखो तो सीधा सीधा पुट कर लेना, क्यों आंसर नहीं आएगा। यू बी चाहिए मुझे, तो यू बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए मुझे, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी चाहिए ना मुझे, यहाँ डिनोमीटर में टोटल प्रोबेबिलिटी से आ जाएगा। ये क्या है, समेसन प्रोबेबिलिटी ऑफ यू के इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन यू के, बेस ये टोटल प्रोबेबिलिटी यूज़ किया, के फ्रॉम 1 to n, तो समेसन के फ्रॉम 1 to n, प्रोबेबिलिटी ऑफ यू के क्या आया था, 2 टाइम के प्लस 1 एन स्क्वायर प्लस 3n, चेक करना भाई तुम लोग। अब अगर यू के अन सेलेक्ट किया तो क्या प्रोबेबिलिटी है, बी इवेंट मैंने ले रखा है व्हाइट को, ठीक है ना, व्हाइट निकलने की, तो चेक करो व्हाइट कितने हैं, के कितने में से, के स्क्वायर प्लस के में से, तो के अपॉन के स्क्वायर प्लस के, तो यहाँ से क्या होगा, फिर से के प्लस 1 इसको काटेगा के टाइम में, के ख़त्म, तो बचा क्या, ध्यान से देखो बचा क्या, तो इसमें बचा है आपका
1 अपॉन 1/, स्क्वायर प्लस 3n को बाहर करो और 2 को भी बाहर करो, तो बचा 1 और k फ्रॉम 1 to n, इसका सम कितना आएगा n 10, तो ये हो गया 2 n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3n, चाहो तो n काट भी सकते हो, तो बचेगा 2 अपॉन n प्लस 3। आ गया ये पीवी की प्रॉपर्टी, रख दो यहाँ पे, तो यहाँ n क्या आया, इसको रख दो यहाँ पे जो आया यहाँ पे, ये 2 अपॉन n प्लस 3 यहाँ रखो, 2 अपॉन n प्लस 3 हो जाएगा। तो देखो क्या होगा, ये n से काटेगा तो n प्लस 3 बनेगा, ये n प्लस 3 यहाँ से कट गया, ये 2 यहाँ से कट गया, ये n प्लस 1 इसको काटा तो यहाँ n बचा, तो फाइनली आंसर 1/n है। चेक करो क्या है। यस सर, यही आ रहा है। हाँ जी सयानी, फुल सोल्यूशन मिला। हाँ सर, ठीक है हाँ, सर। थोड़ा दिमाग वाग यूज़ कीजिए, हो जाएगा, सब लोग कर लेंगे। शांत दिमाग से करोगे ना, कोई भी कर सकता है सॉल्व। होता क्या है, शुरू में हिम्मत हार जाते हैं हम लोग, हमें लगता है नहीं होगा सर क्योंकि नहीं सर, कैलकुलेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ था सर। ठीक है ना, कई बार क्या सोल्यूशन देख के हमें सर डर एक लग ग्रुप जाता पे है। क्वेश्चन भेजा है सर, एक उसको देख लीजिए बस। हाँ, तो अभी अब बाकी मैं नेक्स्ट क्लास में इसको तुम लोग सॉल्व करके आना सब लोग। तो ये 16, 17, 18, 19, 20 जो भी है, एक बार कल सॉल्व करके आओ इसको तुम लोग, ठीक है। और कल इसका डाउट पूछना। तो 2000 जो 9 में कितने, हाँ 10 ही आ गया, 10 कल कराया था, तो 10 का जो रह गया वो अगर आपका रह गया हो तो 9 भी अच्छे से सॉल्व करके आना, जो आउट ऑफ सिलेबस है छोड़ देना। जैसे ये तो सिलेबस का ही लग रहा है, डिफरेंशिएबल है, हाँ ये तो सिलेबस का ही है, ये सब भी सिलेबस का ही है। तो करके आओ, फिर ट्राई करते हैं। इसका प्रूफ देखना पड़ेगा मुझे। सर वहाँ पर तो ग्लोबल मैक्सिमा है, उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है सर। क्या प्रॉब्लम है, ग्लोबल का कॉन्सेप्ट क्लियर है आपको? नहीं सर, उसमें तो सर उसके थोड़ा सा बारे में दिक्कत है पढ़िए। सर। देखो आपको मैं एक आइडिया देता हूँ, जब भी आपको कोई वर्ड नहीं पता हो ना, पहले गूगल कीजिए उसको, थोड़ा सा 10-5 है ना, 5 लाइन पढ़िए, आपको आइडिया मिल जाएगा। फिर ट्राई कीजिए, हो जाएगा। गूगल कीजिए या बुक खोलिए, बुक में जाके पढ़िए व्हाट इज मीनिंग ऑफ ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मिनिमा। सॉल्व करके आओ और फिर कल पूछो, तो कल इसको कंप्लीट करते हैं 2009 को। कल डाउट क्लास मैं दिन में ले सकता हूँ, मैं बता दूंगा, है ना, डाउट क्लास में लूँगा। सॉल्व करके आओ पहले इसको, फिर देखते हैं, ठीक है। हाँ जी, किसका डाउट क्या है भाई? सर एक ग्रुप पे भेजा था, उसको देख लीजिए, वो रेशियो टेस्ट से रिलेटेड है सर, लिमिट। क्या ग्रुप में क्या है, इसमें क्या है बताओ? कि बी एन इज अ सीक्वेंस सर ऑफ इसमें रियल नंबर। और बी एन क्या है तुम्हारे, पढ़ो जरा क्या लिखा है, एन फैक्टोरियल की पावर 1/n। यस सर, अच्छा, ओके। तो पूछ क्या रहा है तुमसे ये, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी बी एन प्लस 1, तो मतलब हो गया एन प्लस 1 फैक्टोरियल इस पूरे की पावर 1/n+1 अपॉन बी एन, तो मतलब एन फैक्टोरियल की पावर 1/n, फिर इस पूरे की पावर n। ओके, तो क्या इसको दिमाग में लगाओ थोड़ा सा, क्या दिक्कत आएगा इसमें? इसमें ये कर रहे हैं तो लास्ट में नहीं हो पा रहा सर, एंड टाइम मतलब। सो n+1 की पावर 1/n+1, फिर n फैक्टोरियल की पावर 1/n+1, इसको ब्रेक किया मैंने अभी। और यहाँ पे है n फैक्टोरियल की पावर 1/n, इस पूरे की पावर अभी n है। तो इसको जब तुम ब्रेक करोगे तो क्या बनेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, इसको पहले साथ लिख लो, तो साथ लिख लोगे तो कुछ ऐसा बन गया, n+1 इसकी पावर n/n+1 हो जाएगा, और इनटू में n फैक्टोरियल इसका बनेगा 1/n+1 माइनस 1/n, और इस इंटू में n है, तो इंटू में n है, इसका मतलब ये हो गया, एलसीएम लो इसका, या पहले तुम पावर वो कर दो, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा तुम्हारा ये, n+1 के बाद n/n+1 और n फैक्टोरियल, यहाँ पे पावर है n/n+1 और डिनोमिनेटर में है n फैक्टोरियल जस्ट। हाँ, अब क्या दिक्कत है यहाँ पे, तो जहाँ तक आया हुआ है इसको ठीक से लिखो। यहाँ तक सर हो गया। हाँ, अब क्या करना है हमें, तो हमें ये पता है कि n/n+1 कहाँ जा रहा है, इन 1 पे, 1 पे ना, इन्फिनिटी, और n+1 कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी पे।
ओके, एन अपॉन एन प्लस वन पे इन्फिनिटी पे, तो यहाँ से कहीं ना कहीं इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म है, नो प्रॉब्लम। तो उसको नीचे बुलाओ, एन फैक्टोरियल वाले को नीचे बुलाओ, क्या बनेगा, एन प्लस वन की पावर एन अपॉन एन प्लस वन है, और एन फैक्टोरियल की पावर क्या बचेगी डिनोमिनेटर में, 1 माइनस के करो देखो सिर्फ यही आएगा कि जो लिखा मैंने। यस सर, हाँ हाँ ओके, तो अभी यस क्या सर, है, यही आएगा ये। ठीक है, तो अभी क्या है इसका फॉर्म, अभी फिर से ये इन्फिनिटी है, 1 अपॉन एन प्लस वन, तो चलो 0 पे चली जाएगी, और एन फैक्टोरियल तुम्हारा है इन्फिनिटी पे, तो इन्फिनिटी के पावर 0 इंटरमीडिएट फॉर्म है कि नहीं। यस सर, इनडिटरमिनेट फॉर्म है। तो क्या करोगे अब, तो ये तो इंटरमीडिएट फॉर्म है, और ऊपर अलग से तुम्हारे पास न्यूमरेटर में है इन्फिनिटी की पावर 1, तो वो तो इन्फिनिटी ही है खुद ही, तो इसको थोड़ा सा रिड्यूस करो, और सो अच्छा तो मैंने थोड़ा सा इसके बाद में लॉग लेके देखा था बोथ साइड पे। नहीं नहीं, एक मिनट, एन प्लस वन की पावर एन प्लस वन और इसकी पावर 1/n+1, ये कहाँ पे जाती है, ये 1 पे जाएगी, ये फॉर्मूला होता है ना एन की पावर 1/n की, ये सर 1 पे जाती है इन्फिनिटी वाले पे, तो इस लॉजिक से ये उसका पावर जस्ट 1 है, तो ये है 1 की पावर इन्फिनिटी न्यूमरेटर में, और यहाँ है इन्फिनिटी की पावर 0, दोनों अलग अलग इंडिटरमिनेट फॉर्म है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो लिमिट अलग अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो तुम हाँ लॉग ले लो, क्या दिक्कत है यहाँ पे, तो यहाँ है ना एन प्लस वन की पावर 1/n+1, फिर पावर n है, तो ये इस फॉर्म का है, ये इस फॉर्म का है, तो लॉग लोगे तो क्या दिक्कत आ रहा है लॉग लेने में, उसके बाद नहीं कर पा रहा सर कि इसमें लॉग को ओपन करना है या कैसे। अच्छा तो ये बताओ n प्लस वन की पावर n और अपॉन n फैक्टोरियल, या n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल क्या होता है, n की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल, इसके लिमिट क्या होती है n टेंस टू इन्फिनिटी पे, ये तो फिलहाल मैं इंडिटरमिनेट फॉर्म बनना है। तो इसको तुम्हें सॉल्व करना पड़ेगा, लॉग लेके आ जाएगा ये, तो इसके लिमिट निकालोगे में भी इन्फिनिटी आएगी, लॉग ले करना पड़ेगा, तो यहाँ तुमने लॉग लिया, और हाँ लॉग से भी आ जाएगा, लॉग यहाँ लेंगे तो ये बाहर आया log n+1, और यहाँ बार फिर उसमें उस केस में बनेगी तुम्हारी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगी, तो उसको कहीं ना कहीं 0/0 का फॉर्म में लाने की कोशिश करो, अगर 0/0 फॉर्म में आ जाता है ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी में, तो एल ऑप्टर लग जाएगा, नहीं तो फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। नहीं सर, जैसे कि n फैक्टोरियल है उसमें कैसे मतलब डिफरेंशिएशन वाला वो भी तो। अच्छा, तो वो डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, है ना, ये क्वेश्चन यहाँ पे है दिक्कत। यस सर। तो यहाँ फॉर्मूला ही कोई लगाना पड़ेगा हमें, ये कोई थ्योरम पे तो नहीं डायरेक्टली, तो रेशियो लिया है तुम्हारा, और रेशियो लेके पावर n किया है, ठीक है, इसको मैं देखता हूँ, अभी 8 बजे मेरा डिनर का टाइम था तो मुझे जाना पड़ेगा, तो इसको मैं ट्राई करता हूँ, या कल फिर पूछना, ठीक है, डाउट क्लास में, ओके तो ओके हाँ सर। अभी मैं थोड़ा निकलता हूँ, तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसको सॉल्व करते हैं, बाकी जो भी डाउट्स रह गए आपके, कल डाउट क्लास रखूंगा मैं, ग्रुप में इन्फॉर्म करूंगा, तो आप डाउट क्लास ज्वाइन करना, तो 2009 का आप सॉल्व कर लीजिए आप लोग, 2009, 10 है ना, उसके बाद नेक्स्ट क्लास